भारत के पास जितने भी परमाणु हथियार है उनको नष्ट किए जाएंगे, उन्हें दरिया में परमाणु हथियार होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो चाहता ही नहीं है। चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को भी बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी को भी बताना चाहता हूँ, उन सभी दलों को जो इंडी गठबंधन के साथ है और जो इस तरीके के मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात से भी बिल्कुल भी अचरज नहीं। इसलिए इंदिरा गांधी जी उस समय से क्लियर कर चुकी थी कि परमाणु हथियार तो हम बनाएंगे, चाहे उंगली सीधी से नहीं होगा तो टेढ़ी करेंगे, लेकिन परमाणु का जो 20% इनरीच का यूरेनियम मिल जाता है, भारत उसी यूरेनियम से बम बना। बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम, सब कुछ हो रहा था उस समय अमेरिका की नजर पूरी तरीके से भारत में घंटे के बीच के अंदर वो एक्सपेरिमेंट होना था ताकि सैटेलाइट से हम बचे जा। ना जल में कर सकता है, ना थल यानी जमीन पे कर सकता है, ना ही हवा में कर सकता था। तो भारत पे जब ये मुकदमा लगा तो इस पॉइंट को भारत कुछ इस तरीके से क्लियर कर और केरल में यूरेनियम की खान है, हमने अपना यूरेनियम लिया और अपने लिए हाथों से अपने हथियार नष्ट कर देना चाहते हैं। तो बात देश की जनता को समझनी है, देश की जनता को फैसला करना है कि उसे कौन सी सरकार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सीधे उस बात पे आते हैं जिस बात को लेके मैं आप सबके सामने आया हूं। सीपीएम एक ऐसा दल है जिसने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर ये बात साफ तौर पे लिखी है, ये एक वादा जो जनता से किया जा रहा है कि अगर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 जीतता है और इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो भारत के पास जितने भी परमाणु हथियार है उनको नष्ट किए जाएंगे, उन्हें दरिया में फेंक दिया जाएगा। अब ये बयान को लेकर देश की जनता के क्या सोच रखती है, क्या जो परमाणु हथियार बनाने को लेकर भारत ने कितने प्रयास किए, कितने सालों का इंतजार किया और किस किस तरीके से अमेरिका के दबाव के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पोखरण के अंदर 9 मई 1998 में एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो जब सफल हो जाता है पूरे देश में खुशियों की एक लहर आ जाती है। आखिर उस परमाणु हथियार को नष्ट करने की बात कोई कैसे कर सकता है? तो ये बात सीपीएमआई के मैनिफेस्टो में लिखी है, जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि किस तरह की इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ ऐसे भी दल हैं जो कहीं ना कहीं देश को शक्ति विहीन कर देना चाहते हैं। अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इस तरीके की बात अपने मैनिफेस्टो में रखता है तो ये बात तो साफ होती है कि उस दल की नजर में भारत के पास परमाणु हथियार होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो चाहता ही नहीं है कि भारत इतना शक्तिशाली रहे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ हमारा पड़ोसी जो कि दुश्मन है, दूसरी तरफ हमारा दूसरा पड़ोसी वो भी दुश्मन है। मैं बात कर रहा हूँ चीन और पाकिस्तान की। दोनों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन हमारे ही देश में राजनीति करने वाला राजनीतिक दल वो कहता है कि हमें परमाणु हथियार नष्ट कर देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आपकी प्यार की दुकान की बातें सुन के कुछ जो आपके सहयोगी दल है, जो आपके इंडी गठबंधन में शामिल है, उन्होंने प्यार को इस तरीके से परिभाषित किया है कि हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं, हम प्यार से दुनिया पर राज करेंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके के लोगों को, किस तरीके की पार्टी को आपने अपने गठबंधन के साथ जोड़ा है। और कमाल की बात तो यह है कि इंडी गठबंधन में जहां इतने सारे दल मौजूद है, किसी को भी एतराज नहीं इस तरीके के मैनिफेस्टो में लिखे वादे से। और सिर्फ बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, यहाँ तक प्रधानमंत्री इस बात को लेके इतनी नाराज है क्योंकि ये तो साफ साफ देश को शक्ति विहीन करने जैसा है कि देश शक्तिशाली होने नहीं चाहिए, देश के पास हथियार नहीं होने चाहिए, कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो देश को दूसरे देशों पे निर्भर रहना चाहिए। भाई आखिर क्यों इस तरीके की मानसिकता, क्यों इस तरीके की सोच, क्यों? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं बीजेपी की तरफदारी करूं या कांग्रेस की करूं या किसी और दल की करूं। मेरा मानना सीधा यह है कि अगर देश को लेकर किसी भी दल द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ कहा जा रहा है और वो कहीं ना कहीं
हमारी नजर में देश विरोधी बात है तो हम उस पर बात अपनी रखेंगे और क्लियर करेंगे। और जो कुछ मुझे पता है मैं आज अपने माध्यम से आप सबको भी बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को भी बताना चाहता हूं, राहुल गांधी को भी बताना चाहता हूं, उन सभी दलों को जो इंडी गठबंधन के साथ है और जो इस तरीके के मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात से भी बिल्कुल भी अचरज नहीं कर रहे, बिल्कुल भी उसके विरोध में नहीं जा रहे। आखिर क्यों? तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस को तो याद होना चाहिए सन 1972 में जिस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस समय स्माइलिंग बुद्धा नाम से ये प्रोजेक्ट शुरुआत करी थी जिसके तहत परमाणु हथियार भारत को बनाना था। लेकिन क्योंकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका जो पूरी दुनिया पे अपना कहीं ना कहीं दबाव बनाए रखना चाहता है, वो चाहता ही नहीं था कि कुछ देशों के अलावा बाकी देशों पे परमाणु हथियार जाए। क्योंकि अगर परमाणु हथियार भारत के पास आएगा तो भारत कहीं ना कहीं अपने सैन्य बल के अंदर बहुत ताकतवर हो जाएगा और ये अमेरिका को कबूल नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं जो हमेशा भारत से दुश्मनी करते हैं, ऐसे के अंदर परमाणु हथियार हमारे पास होना कितना इंपॉर्टेंट था। और इसलिए इंदिरा गांधी जी उस समय से क्लियर कर चुकी थी कि परमाणु हथियार तो हम बनाएंगे, चाहे उंगली सीधी से नहीं होगा तो टेढ़ी करेंगे, लेकिन परमाणु हथियार बनाएंगे। तभी 1972 के अंदर जब क्योंकि एक परमाणु हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, वो टेक्नोलॉजी भी भारत को चाहिए थी। तो वो भारत के वैज्ञानिक किस तरीके से बनाते या किसी से लेते हासिल करते वो एक अलग बात थी। लेकिन उसके अलावा परमाणु हथियार तब बनता है जब यूरेनियम की जरूरत होती है। यूरेनियम कहां से? उसके लिए भी भारत को किसी दूसरे देश से यूरेनियम चाहिए होता है। और फिर उसके बाद अमेरिका को कैसे समझाया जाए कि भाई हम तो करेंगे। और अमेरिका इतना चालाक देश जिसने कुछ ऐसे सख्त नियम बना दिए और उस पे सिग्नेचर कराने के लिए लगातार भारत पे दबाव बनाया कि आप इस पे साइन करो। और उन नियमों के तहत वो 3 ऐसे नियम थे जिसके तहत ना तो भारत परीक्षण कर सकता था, ना भारत किसी देश से टेक्नोलॉजी खरीद सकता था और ना ही भारत को कोई देश यूरेनियम देता। लेकिन भारत ने उनके बनाए किसी भी नियम पे ना तो साइन किए और ना कभी इस खुलकर ये बात कही कि हाँ भाई वो हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमाणु हथियार तो बनाना ही था। तो 1972 में इंदिरा गांधी जी ने अपनी सूझबूझ से अमेरिका को बताया कि उन्होंने भारत में परमाणु बिजली घर बनाना है और जिसको लेकर उसको यूरेनियम की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है, जिसपे अमेरिका राजी भी हो गया कि चलो परमाणु बिजली घर बनाना है। ठीक है, अमेरिका को मौका मिल रहा था, काम मिल रहा था, तो कोई बात नहीं, उसके लिए वो तैयार हो गया, यूरेनियम भी दे दिया। लेकिन भारत को जो यूरेनियम दिया गया तो वहां एक गलती हो गई कि वो जो यूरेनियम था जो बिजली घर में इस्तेमाल होना था तो वो अलग होता है। जैसे कि आपको मैं समझाना चाहूँ, परमाणु बिजली घर के अंदर जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है तो वो 20% इन रीच के साथ होता है। लेकिन जो परमाणु हथियार के अंदर यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो 80% इन रीच में होना चाहिए। अब भारत को जो 20% इन रीच का यूरेनियम मिल जाता है, भारत उसी यूरेनियम से बम बना देता है। जब बम का परीक्षण किया जाता है तो जाहिर सी बात है 80% वाला चाहिए था, मिल गया 20% वाला, उसका क्या हुआ, वो बम बन गया फुस्सी बम। और लेकिन ले दे के भांडा फूट गया कि भारत ने परमाणु बम बनाने की कोशिश करी और अमेरिका बहुत ज्यादा सख्त हो गया, भारत को लेकर नाराज हो गया। खैर नाराज हो गया तो वो एक उस समय की बात थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1972 में जो बिजली परमाणु घर बनाने के लिए जो सामान इकट्ठा करके परमाणु बम बना दिया और 1974 में उसका निरीक्षण कर डाला, और लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला ही नहीं जो अमेरिका के साथ इस तरीके का झोल करके परमाणु हथियार बना सके। लेकिन जब 1998 का वो समय आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, तो ऐसे के अंदर एक मौका मिल जाता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो कहीं ना कहीं दोनों की ट्यूनिंग इस तरीके से अच्छी बैठती है कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को साफ कह देते हैं कि आपको परमाणु हथियार बनाने में जितना भी कुछ चाहिए, समय चाहिए, जितना भी सहयोग चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन परमाणु हथियार बनाना ही बनाना है। तो ऐसे के अंदर हमारे वैज्ञानिक जुट गए परमाणु हथियार बनाने में। और फिर दिन आया 9 मई 1998, जिस समय भारत ने पोखरण में एक सफल परीक्षण
कर डाला और हमारे पास परमाणु बम आ गया। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय अमेरिका की नजर पूरी तरीके से भारत पे टिकी थी, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क थे वो कहीं ना कहीं मुखबिर तो थे ही, और उन्होंने बता रखा था भारत कुछ ऐसी चीजें कर रहा है। ऐसे के अंदर अमेरिका ने एक सैटेलाइट, नासा को बोल के एक सैटेलाइट फिट करा दिया ताकि भारत के अंदर होने वाली गतिविधियों का उनको पता चल सके। लेकिन अमेरिका का सैटेलाइट जिस तरीके से गोल गोल चक्कर लगाता था, तो जिस जगह पोखरण में ये एक्सपेरिमेंट होना था तो उसके एक चक्कर में उनको 1 से 1.5 घंटा मिलता था हमारे वैज्ञानिकों को। अब 1 से 1.5 घंटे के बीच के अंदर वो एक्सपेरिमेंट होना था ताकि सैटेलाइट से हम बचे जा सके। और हमारे भारत के वैज्ञानिक इतने समझदार और इतने योग्य थे कि उन्होंने 1 से 1.5 घंटे के उस समय अवधि के अंदर ही वो सब कुछ कर डाला जो कि मिसाल बन गया और भारत को परमाणु हथियार मिल गए। और अमेरिका को उस समय जिस तरीके से जब परमाणु विस्फोट हुआ और जैसे आंधी तूफान जैसा वहां पे माहौल बन गया, धूल मट्टी जो उसमें से निकली विस्फोट के बाद, तो अमेरिका के पास ये संदेश पहुंचा कि भारत के उन हिस्सों में तूफान आया है, आंधी आई है। तो वो बात उस समय के लिए अमेरिका को यही लग रहा था। और एक बार नहीं, 9 मई 1998 को तो किया, उसके बाद हमने 11 मई 1998 को दूसरा 2-3 और फोड़ दिए बम। तब जाके कहीं ना कहीं भनक लग चुकी थी भाई ये आंधी तूफान के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ तो भारत ने किया है। और क्योंकि पाकिस्तान जब उन बम के धमाके सुन रहा था तो उसने बोल दिया कि तुम बैठे रहो अपनी सैटेलाइट को लेके, भारत ने तो काम कर दिया। और जब एक बार बम बन ही गया तो उसके बाद किससे डरना, अब जिसको जो करना है करते रहे। अमेरिका ने मुकदमा जड़ दिया भारत के खिलाफ, लेकिन भारत ने उस मुकदमे को भी काफी अच्छे तरीके से जीत लिया। अमेरिका के जो 3 नियम थे, आइए थोड़े से उन नियमों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम सीटीबीटी। सीटीबीटी एक ऐसा नियम था जिसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। कहां नहीं कर सकता? ना जल में कर सकता है, ना थल यानी जमीन पे कर सकता, ना ही हवा में कर सकता था। तो भारत पे जब ये मुकदमा लगा तो इस पॉइंट को भारत कुछ इस तरीके से क्लियर करता है कि देखो जी, हमने आपका नियम तोड़ा ही नहीं। आपने जिन 3 चीजों का जिक्र किया, परीक्षण के लिए मना किया, हमने वहां किया ही नहीं। हमने तो जमीन के अंदर बम को लगाया और फिर किया। तो भारत ने उस मुकदमे को भी जीता। उन्होंने कहा तुमने एनएसजी वाला नियम तोड़ दिया, भारत ने कहा भाई हमने तो नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा एनएसजी नियम के तहत यूरेनियम कोई देश देगा ही नहीं, दूसरे देश को बेचना ही नहीं था, और खासकर भारत को तो देने नहीं था। तो भारत ने कहा भाई हमारे झारखंड और केरल में यूरेनियम की खान है, हमने अपना यूरेनियम लिया और अपने लिए इस्तेमाल किया। हमने कौन से देश से, हमने किसी से लिया ही नहीं, तो नियम कैसे टूट गया? तो भारत दूसरे नियम पे भी अपने आप को खरा साबित कर देता है। अब बात करते हैं अंतिम नियम की, जो नियम था एनपीटी, जिसके तहत कोई भी परमाणु संपन्न देश, परमाणु हथियार संपन्न देश अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी थी, वो दूसरे देश को नहीं बेचेगा। तो उनसे पूछा कि भाई तुमने ये नियम तोड़ा, तुमने जरूर किसी से टेक्नोलॉजी ली होगी, तुम दोषी हो इस नियम के तहत। वो कहता है हमने जो टेक्नोलॉजी यूज करी है वो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी, हमने किसी से ली नहीं। जो भी कुछ था सब स्वदेशी था, यूरेनियम हमारा था, टेक्नोलॉजी हमारी थी, और जहां बात थी कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो हमने तुम्हारी बताई हुई 3 जगहों को छोड़ के चौथी जगह पे जमीन के अंदर बम लगा के हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया। बाद अमेरिका से यहाँ भी नहीं रहा गया तो उसने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया ताकि भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। लेकिन खैर उस समय की बात है, तो भारत वहां भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुआ। भारत निरंतर आगे बढ़ता हुआ देश था और निरंतर बढ़ता रहा। अब बात अपने देश की कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की चीजें ये सामने आ रही है, तो अब इसमें अगर यूं कहा जाए कि भाई बीजेपी राष्ट्र हितैषी है, तो जाहिर सी लगती है एक ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं देश को मजबूत बनाती है, देश को बाकी देशों के सामने खड़ा कर देती है कि हम भी तुम्हारे बीच में खड़े एक संपन्न देश की तरह हैं, हम भी एक मजबूत देश की तरह। वहीं अगर इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ इस तरीके के दल जुड़े हुए हैं जो भारत को शक्तिहीन होता हुआ देखना चाहते हैं, जो अपने हाथों से अपने हथियार नष्ट कर देना चाहते हैं, तो बात देश की जनता को समझनी है, देश की जनता को फैसला करना है कि उसे कौन सी सरकार चाहिए। रही बात
महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे सब अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। बस देश की जनता को तो ये सोचना है कि उसे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। इस तरीके की बयानबाजी को लेकर चुप रहा जाएगा तो ये देश कहीं ना कहीं गर्त में जाएगा। तो जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी है। मैं उठा रहा हूं, आपको भी उठानी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और भी ज्यादा अच्छा लगे और आपने इसमें कुछ चीज समझी हो, कुछ सीखी हो, तो इसको शेयर जरूर कर दे।